सांसों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तब तक आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बिना मेडिटेशन के, बिना प्राणायाम के मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, इसमें भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, दुखेषु अनभिघ्नमा सुखेषु विगत स्प्रह वीत राग भय क्रोधा स्थितिर् मुनिरुच्यते। यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो खुश है तो आप मोबाइल उठा लेते हो, आप टेंशन में हो तो आप मोबाइल उठा लेते हो, आप अगर अकेले फील कर रहे हो, लोनलीनेस है तो आप मोबाइल उठा लेते हो। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब आप मोबाइल नहीं उठाते? जब बच्चे मेडिटेशन करते हैं ना, आप उनके चेहरे को देखा करो, एक वास्तविक मुस्कान अंदर चेहरे पे दिखती है उनके, जो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं कहता हूँ एक लाइट मेडिटेशन इस तरह का बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोई बात, आप किसी से कोई बात करना चाहते हो लेकिन आप गुस्से में हो, आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आप उससे वो बात उस लहजे में करोगे कि उसको बुरी लग सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से मजबूत कितने हैं, आप मजबूत गहरे कितने हैं, आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और वो जड़ें अगर आपको मजबूत करनी है तो योग से उत्तम साधन कोई नहीं। 3 मिनट में आप हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करें, बहुत लाइट से व्यायाम, जो कि आपके शरीर के जोड़ों को सिर्फ खोले, या आप योगी हो गए। योग का अर्थ कुछ और ही है। पहले तो खुद बनना है, अपना रोल मॉडल बनना है। मैं अगर कह रहा हूँ कि आप रोज़ सच बोलो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं सच बोलता हूँ, मैं दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? कामनाएं उत्पन्न होंगी, जब कामनाएं उत्पन्न होंगी तो धीरे धीरे हमारी अंदर उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ेगी। और क्रोध को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा। फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने में, मतलब 4 गुना 10 गुना बढ़ाने में मदद कर। डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि देखिए, वात किससे बना है? वायु और आकाश से। 5 तत्वों से शरीर बना है, उसमें से वायु और आकाश से आपका वात बना है। हमने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया है, दोनों बातें। क्योंकि बुद्धि को सशक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छी डाइट, सबसे अच्छा आहार, जो टॉनिक है, वो है ज्ञान। प्राणस्य आयामा इति प्राणायाम, यानी जब प्राणों का विस्तार कर सकें आप, अगर कुछ भी उनको फ़ायदा दे सकते हो, थोड़ी मानसिक शांति दे सकते हो, तो बड़ी एक अंदर से खुशी मिलती है अपने आप में, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो धीरे धीरे, मतलब योग तो एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई नापना मुश्किल है। देखिए, योग का जो ज्ञान है भारत से उसका ओरिजिनेशन हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्क अश्विनी के इस शो में, जिसका नाम है एट 7 PM विद AM। मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है और आज मैं एक ऐसे शख्स से आपका परिचय कराने वाला हूं जो हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं। उनके लोग हैं, वो सारे लोग एक अपने अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मन शांत तो जीवन आसान। आज सारे लोग, सब कुछ पैसा है, शोहरत है, सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, मगर सबसे बड़ी कमी क्या है? मन उनका शांत नहीं है। उस मन को शांत कैसे किया जा सकता है और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है? बहुत सारे लोग जिम भी करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं, और उसके बाद भी उनके मन में जो एक अस्थिरता है, मन अशांत है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ध्यान और योग के एक अध्यापक, जिसे कहें, उन्हें हम एक अध्यापक कहेंगे। उन्हीं से हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। ध्यान और योग के बारे में हम उनके माध्यम से आपको बताएंगे कि अपने जीवन में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्री अवतार सिंह जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का मन शांत करने में लगे हुए हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं लोगों को, कि आप, ऐसा क्या है कि लोग आपसे जुड़ने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें, उसके बाद फिर हम आगे अपने पॉडकास्ट में कुछ प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, धन्यवाद अश्विनी जी। मैं अवतार सिंह योगा अवतारा वेलनेस सेंटर से हूँ। इनफैक्ट ये एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा सेंटर है जिसको अभी शुरू हुए 1 साल हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और
मैंने लगभग 24 साल प्राइवेट सेक्टर में रह के जॉब किया है। वेलनेस के साथ मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है। तो जब मैं स्कूल डेज से ही मतलब मार्शल आर्ट्स की तरफ मेरा रुझान रहा, तो मार्शल आर्ट्स, उसके बाद जिम किया, काफ़ी 20-25 साल जिम किया। कुछ कॉन्टेस्ट थे, कंपटीशन थे, उसको लड़ा। मिस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी, मिस्टर लखनऊ 97 की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई है। और उसके बाद योग की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। तो धीरे धीरे मतलब योग तो एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई नापना मुश्किल है। तो जैसे जैसे मैं किनारे से आगे की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे लगने लगा कि अभी तो और गहराई बाकी, और गहराई बाकी। तो चलते चलते कई चीज़ें उसमें उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि मैं मास्टर्स हूँ, नेशनल इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है। मैं कुछ ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया है मैंने, और ऑनलाइन मोड पे कई लोगों को मैं योग के बारे में उनको शिक्षा दे रहा था, और एज अ मेंबर भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो अब तक कुछ नहीं तो लगभग 1,500 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं योग में पिछले 5 सालों से। और उसके अलावा अगर मैं ट्रेनर्स की बात करूं तो लगभग 100-125 ट्रेनर्स को भी हमने प्रोड्यूस किया है, जो कि अपने अपने कुछ सेंटर्स चला रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मोड पे चला रहे हैं, कुछ ऑफलाइन मोड पे चला रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी है। पिछले साल से हमने अपना एक सेंटर शुरू किया है जानकीपुरम में, जो कि अपने आप में मतलब एक एवरीथिंग अंडर वन रूफ वाला कंसेप्ट है। तो वहाँ पर बेसिकली हम अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि का है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और दे रहे हैं लोगों को, स्वास्थ्य का लाभ दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारी यात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जब जुड़ते हैं साथ में, और आप अगर कुछ भी उनको फ़ायदा दे सकते हो, थोड़ी मानसिक शांति दे सकते हो, तो बड़ी एक अंदर से खुशी मिलती है अपने आप में, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, ये तो सही बात है कि आप मानसिक शांति इसमें बहुत ज़रूरी है जी। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो बेसिक सवाल है कि योग और ध्यान में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बेसिक सवाल है। मैं इससे पहले आप शुरुआत करता हूँ कि योग और ध्यान में अंतर क्या है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट आपने शुरुआत ही बहुत अच्छे सवाल से की है। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है जो लोग इसमें, मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग योग सेंटर्स खोल के बैठे हैं और कुछ लोग मेडिटेशन सेंटर खोल के बैठे हैं। अलग अलग 2 ब्रांचेस बना दी हैं उसको। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँगा अष्टांग योग की, मैंने बात की। देखिए, योग का जो ज्ञान है भारत से उसका ओरिजिनेशन हुआ है, और योग जब से सृष्टि है तब से चल रहा है। सबसे जो योगीराज है, भगवान शंकर को योगीराज बोला जाता है, जिन्होंने योग को शुरू किया था सही मायनों में। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग का ज्ञान अलग अलग बिखरा हुआ था, तो उनको उन्होंने सूत्रों में समेट कर उन्होंने पतंजलि के जो योग सूत्र है उसकी रचना की। तो अगर मतलब मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं एक बार पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें पूरा योग का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। उसमें देखिए, अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग का मतलब होता है योग के 8 अंग हैं, और वो 8 अंग मिलकर एक बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं योग। जैसे हमारे सारे अंग मिलके हमारा शरीर का निर्माण होता है, योग भी एक बॉडी है जिसका निर्माण 8 अंगों के द्वारा होता है। वो 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि समाधि का मतलब हो गया कि किसी को मरने के बाद ज़मीन में हमने बरी कर दिया, वो समाधि न, वो समाधि, ये समाधि नहीं है। वो होती है आपकी संपूर्ण समाधि। समाधि का मतलब होता है, अगर हम इसको ब्रेक करें इस शब्द को, सम और धी का मतलब होता है बुद्धि, सम का मतलब होता है सम यानी बैलेंस। यानी जब आपकी बुद्धि बैलेंस हो जाती है, जब आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है ज्ञान के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, जब आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, सशक्त हो जाती है, क्योंकि बुद्धि को सशक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छी डाइट, सबसे अच्छा आहार, जो टॉनिक है, वो है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा जब आपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर लिया और आपकी बुद्धि प्रबल हो गई और सम हो गई, सम मतलब है कोई कन्फ्यूजन नहीं, बैलेंस, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ से बराबर। तो वहाँ पर बुद्धि जब सम हो जाती है, वो हमारी योग की पराकाष्ठा है, 8वां अंग है। और उससे एक अंग पहले आता है ध्यान। तो आपने समझ लिया होगा कि योग का एक 7वां अंग है ध्यान। तो ध्यान और योग को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि मेरे शरीर में और मेरे आँखों में क्या अंतर है,
तो आप कहेंगे भाई आँख तो शरीर का ही भाग है, तो ऐसे ही ध्यान जो है वो योग का ही अंग है। तो ध्यान में आए बगैर आप योग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने कहा कि योग की उत्पत्ति भारत से हुई है, महादेव ने ही इस संसार को दिया था, और इस समय पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और यह हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही एक पहल की गई थी कि पूरे विश्व को योग के बारे में जागरूक करने के लिए। और इस समय पश्चिम देशों में तो योग को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और अब तो भारत में भी आकर के लोग सीख रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति कहता है मैं स्ट्रेस में हूँ, वो अपनी मानसिक अशांति जिसे कहते हैं वो उसको लेकर बहुत परेशान है आजकल। इसीलिए बीपी की दवाइयाँ बहुत बिक रही हैं। बीपी के जितने डॉक्टर हैं उनके पास लाइन लगी है पेशेंटों की। तो ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल हम कर सकते हैं, या फिर क्या हम उसको हैंडल करना हम भूल चुके हैं या हमें आता ही नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, स्ट्रेस रहेगी, स्ट्रेस को हम हैंडल करना भूल गए हैं, हमने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया है। दोनों बातें सही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों बातें सही। आप सोच के देखिए स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस है, एक तरह से आप देखें कि एक नदी है, उसके ऊपर का जल है, और अगर उसकी जो लहरें हैं वो अशांत हैं, तो जब अशांत रहेंगी तो आप उसका नीचे का तल नहीं देख पाएंगे। स्ट्रेस भी देखिए वही है। स्ट्रेस जब हमारा माइंड, हमारा मन कई सारे स्टिमुलस की तरफ भागता है, कई सारे विषयों की तरफ दौड़ता है, और मन के पास विषयों के पास भागने के 5 रीजंस हैं, जिनको कि 5 इंद्रियां बोलते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी? हमारी आँख दृश्यों के पीछे भागती है, हमारे कान अच्छे स्वर की तरफ भागते हैं, हमारा मुख जो होता है वो स्वाद की तरफ भागता है, हमारे कान सुनने के लिए भागते हैं, ठीक है, और हमारी जो नाक है वो अच्छी सुगंध के पीछे भागती है। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं मिलके हमेशा मन की चंचलता बढ़ा के रखती हैं। और हमने बहुत सारी नए नए आविष्कार के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में हमने बहुत सारे और साधन बढ़ा दिए हैं। सबसे बड़ा साधन है हमारा मोबाइल, स्क्रीनिंग टाइम, नोटिफिकेशन, वीडियोस, सीरियल्स देखते हैं आजकल हम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने में, मतलब 4 गुना 10 गुना बढ़ाने में मदद करती हैं। पहले का वक्त सोच के देखिए, हम जब घर आते थे, जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम घर ऑफिस में ही सब कुछ छोड़ के चले आते थे। अपनी सारी स्ट्रेस, परेशानियां, ऑफिस की टेंशन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्ट्रेस अगर होती भी थी तो घर तक आते आते वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाती थी। लेकिन घर आने के बाद कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं होता था जो हमको वापस हमारे विचारों को उस तरफ ले जाए। लेकिन आज की डेट में आप सोच के देखें, हम सारी ऑफिस तो छोड़ के आ जाते हैं, लैपटॉप को हम बंद कर देते हैं, लेकिन जो मोबाइल, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे साथ घर तक आती हैं। और जब घर तक आएंगी और हमारा जो मन है वो इनके पीछे भागता रहेगा, विषय ज़्यादा होंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, मन को आहार ज़्यादा मिलेगा, तब क्या होगा? मन उस तरफ लालायित होगा, भागता जाएगा, कामनाएं उत्पन्न होंगी। जब कामनाएं उत्पन्न होंगी तो धीरे धीरे हमारी अंदर उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं कि हमने अपनी स्ट्रेस को बढ़ाने में हम खुद जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बात सही है कि मोबाइल एक जो है कि वो एक ऐसा साधन है, बहुत हमारा जीवन आसान भी कर दिया है और कठिन भी कर दिया है जी। हम लोग उसी में सुबह से शाम उलझे रहते हैं कि एक बार मोबाइल देख लिया और रील देखना हमने शुरू किया तो वो रील 1 से 3 घंटे में कब बदल जाएगा ये हमें पता नहीं चलेगा। वो एक सागर है, उसका अंत नहीं है कोई। सही बात। तीसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन जी। तो हम ये, क्या योग सिर्फ कठिन आसन है या फिर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका जो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका जो पहला सवाल था, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से उसका उत्तर मैंने इस प्रश्न में भी दे दिया है। मैंने आपको बताया कि अष्टांग योग में 8 अंग हैं, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका मतलब जो आसन और योग अलग अलग नहीं है। कठिन आसन जो लोग करते हैं कहते हैं अपने आप में योगी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि अगर देखिए, कठिन आसन करके आपने बॉडी को बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके, शीर्षासन करके या कुछ
खतरनाक आसनों को आपने ट्राई करके डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को दिखा दिया, तो आप कह नहीं सकते हैं कि आप योग में आरूढ़ हैं या आप योगी हो गए। योग का अर्थ कुछ और ही है। मतलब भगवत गीता में अगर आप देखें, कई उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने योग को परिभाषित किया है। महर्षि पातंजलि ने योग को परिभाषित किया है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध का मतलब नियंत्रण है। हमारे चित्त के जो भटकाव हैं, उलझने हैं, उनको कैसे शांत किया जा सकता है, वो योग है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग को बोला है समत्वम योग उच्यते, यानी समत्वम की भावना योग है। यानी उन्होंने कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिम सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इसको परिभाषित किया कि योगस्थ कुरु कर्माणि, सबसे पहले योग में स्थित हो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग कर कर्मों को करो, और उसके बाद उन्होंने कहा सिद्धि में सिद्धि समो भूत्वा, यानी कि कर्मों को करोगे चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, यानी सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। दुखों में आपको विचलित नहीं होना है। खुशी मिल रही है, सफलता मिल रही है, तो आपको एकदम से उत्तेजित नहीं होना है। समत्वम ही योग है। समत्व की भावना, बैलेंस की भावना ही योग है। तो योग का मतलब यही है कि हम माइंड से, दिमाग से, मन से कितने स्टेबल हैं, वो योग है। योग ये नहीं है कि हम कठिन आसनों को ट्राई कर लें। इसमें जो आपने कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, और जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, तो आजकल एक बातें कही जाती है कि अगर आप बहुत खुश हैं तो किसी को प्रॉमिस मत करिए, और बहुत अगर दुखी हैं तो आप अपनी चीज़ों को ऐसा मत कहिए कि आप आगे उस चीज़ का आपको नुकसान हो। बिल्कुल। तो मतलब आप खुश हो तो एक ऐसा प्रॉमिस मत करिए, और दुखी हो तो ऐसे कटु वचन मत बोलिए कि आगे आपके उसके संबंध में कुछ न कुछ खटास पैदा हो। जी, तो इसीलिए ये शायद योग और ध्यान के माध्यम से। बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि ध्यान को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत भ्रम है। जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ आंख बंद कर लेना ही क्या ध्यान है, इसको भी जरा हम समझना चाहते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिर्फ आंख बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान एक बहुत एक तरह बोला जाए कि कोई ये क्रिया नहीं है। ये कोई क्रिया नहीं है कि आपने आंखें बंद कर ली तो ध्यान हो गया। एक प्रतिक्रिया है। यानी कि आंखें बंद करना ध्यान का एक शुरुआती स्टेप हो सकता है, लेकिन ध्यान का सही मतलब क्या है? हम आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ गए, हम कह नहीं सकते हैं कि हम ध्यान में मग्न हैं। ध्यान का मतलब होता है, देखिए, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप ये एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं, आंखें खुली आंखों से आपके मन में जो इस समय विचार आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो वो बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल विचार। वो आपने सुबह से आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको कहाँ से क्या, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो सारी चीजें आर्काइव होकर और धीरे धीरे विचार का एकदम जमाव, एकदम जैसे मतलब आप समझ सकते हो कि आप एक ट्रैफिक के बीच में खड़े हो गए और आपके चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं, इतने विचार आने लग जाते हैं। तो आंखें बंद करना तो ध्यान नहीं है, क्योंकि मन तो उससे और विचलित हो जाता है। ध्यान का अर्थ है कि जब आप आंखें बंद करें और जब आपके पास विचार आएँ, इमोशंस आएँ, तो आप उनको कैसे, उनके प्रति आप अवेयरनेस शो कर सकते हो, कैसे आप उन विचारों से बिना लड़े उन विचारों को समझ सकते हो। उन विचारों को खोलना नहीं है, उन विचारों को एक साक्षी के रूप में सिर्फ देखना है आपको। आने दीजिए, जाने दीजिए। एक आकाश में सूरज है, बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन अंततः क्या होता है? नीला आकाश ही दिखता है। जो स्थायी है वो है क्या? नीला आकाश। बादल आएंगे जाएंगे। विचार भी ऐसे ही हैं। तो विचारों को साक्षी भाव से देखना, विचारों को जज मत करना। आप जजमेंटल जब बन जाओगे तो क्या होगा? आपने विचार को खोल दिया। मैंने अक्सर कई ऐसे सेंटर्स देखे हैं जो बताते हैं कि हम मेडिटेशन कराते हैं, हम मेडिटेशन कराते हैं। तो कोई व्यक्ति ने आज तक कभी आसन नहीं किया है, उसने कभी योग की ABCD नहीं पता है, और वहाँ जाकर वो बैठ के ध्यान करा रहे हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है। देखिए, योग को मैं और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बताना चाहूँगा। यम नियम क्या होता है? इसके पहले 2 अंग हैं। मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ ताकि आप हमारे अगले प्रश्न में भी हमारे पास क्लैरिटी आ जाए। देखिए, 8 अंगों में यम नियम क्या होता है? यम नियम होता है अनुशासित रहना। अनुशासित रहना, स्वयं के लिए अनुशासित, समाज के लिए अनुशासित। इसीलिए उसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये यम और नियम में आता है। तो इसमें हम समाज में रहकर अपने लिए सेल्फ मॉडल, पहले तो खुद बनना है, अपने रोल मॉडल बनना है। मैं अगर कह रहा हूँ कि आप रोज़ सच बोलो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं सच बोलता हूँ, मैं दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं खुद, मेरी एक तोंद बाहर निकली हुई है, मेरा शरीर अस्त व्यस्त है और लोगों को मैं योग की शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ से, मैं सेल्फ, मतलब मैंने अपनी एनालिसिस नहीं की है, मैं रोल मॉडल नहीं हूँ। रोल मॉडल लोग क्या, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ एग्जैक्टली। वरना अगर आप ऐसे ही, जैसे आपने कहा कि अगर तोंद बाहर रहेगी तो लोग सबसे पहले सवाल यही करेंगे कि खुद को तो सुधार नहीं पा रहे, हमें क्या सुधारेंगे? क्योंकि आजकल लोग बोलने में तो कम नहीं है कि वो, उनको सिर्फ एक मौका चाहिए। तो सबसे पहले यम नियम, खुद एक मॉडल बनो, एग्जीक्यूट करो उस चीज़ को, लोगों के सामने दिखाओ, फिर लोगों को आप सुधारने के लिए निकलो। जैसे एरोप्लेन में हम बैठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हवा का तापमान कम होगा, मास्क निकलेंगे, पहले खुद लगाओ फिर दूसरों की मदद करो। वही चीज़ है, देखिए वही सेम कंसेप्ट है। यम नियम का पालन कीजिए, समाज के एक अच्छे नागरिक बनिए, अपने परिवार के एक अच्छे परिवार के सदस्य बनिए, और उसके बाद एक समाज के अच्छे नागरिक बनिए। यम नियम के बाद आता है यम नियम आसन। आसन क्या है, देखिए आसन का मेन मकसद क्या है कि हमको योग की अंतिम अवस्था तक आना है, समाधि, जब बुद्धि हमारी सम हो। तो सबसे पहले ध्यान में लगने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले आपके शरीर को इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे आप थोड़ी देर बैठें तो आपका शरीर दर्द ना करने लग जाए। जैसे आज की डेट में हमारे ज़्यादातर लोगों को आप देखो, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा अगर बैठने को बोलो सीधा तो वो हम्प निकल जाती है, थोड़ी देर बैठने में पीठ में जकड़न हो जाती है। तो आप ध्यान में कैसे बैठोगे जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं है? तो आसन होते हैं शरीर को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देखिए योग में ऐसे भी समझाना चाहूँगा, योग है क्या? योगा इज़ अ जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि योग जो एक यात्रा है, खुद की यात्रा, खुद तक पहुंचने की यात्रा, और खुद के द्वारा की गई यात्रा। आप सोच के देखिए, इसमें क्या मीडियम क्या है? आपका शरीर है। आपका शरीर सिर्फ एक साधन है जो कि उस यात्रा को पूरा करने के लिए बना है, लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं होती है। शरीर जो है वो तो चोला बदलता जा रहा है, आत्मा की जो यात्रा है वो तो निरंतर है। तो शरीर बदलते रहेंगे, हम शरीर को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं ताकि ध्यान की अवस्था तक पहुंच सके? तो आसन इसलिए होते हैं। तो हमारे जो शरीर और मन के बीच की जो सीढ़ी है वो है सांसें हमारी। तो शरीर, सांसें, मन। तो शरीर के द्वारा मन को हम तब शांत कर सकते हैं जब सांसों पे नियंत्रण आएगा, नियंत्रण हो जाए। क्योंकि प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम, यानी जब प्राणों का विस्तार कर सकें, प्राणों का नियंत्रण कर सकें। क्योंकि प्राण ऐसे हैं जो अपने आप चलते हैं। आप कभी सोच के सांस नहीं लेते हो, आप सो रहे हो तो भी सांस चल रही है आपकी। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो सांस को चला रही है? ऑटोमेटिक है। आपका जो हार्ट है वो लगातार पंप करता रहता है। ऐसी मशीन है जो कभी रुकती नहीं है। तो कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि जब हम इसको नियंत्रण कर सकें कुछ देर के लिए, तो वो है हमारा प्राणायाम। प्राणों का विस्तार करते हैं ताकि हम इनफ ऑक्सीजन लें लंग्स में, हमारे लंग्स में वो ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन जाए, हमारे मतलब विंड पाइप से होते होते, हमारे ब्रोंकियोल से होते हुए एक एक एल्वली तक पहुँचे। डीप ऑक्सीजन लेनी, एक एक एल्वली में पोषित हो ऑक्सीजन से। क्योंकि अगर लंग्स आपके हेल्दी हैं तो आपका जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी हेल्दी होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। सारी चीज़ें इसी पे निर्भर करती हैं कि आप कितना अच्छा ऑक्सीजन लेते हो, कितना अच्छा डीप ऑक्सीजन लेते हो, आप उसको होल्ड करते हो। क्योंकि ऑक्सीजन लिया छोड़ दिया, उसको विस्तार होने का मौका तो दीजिए। तो इसीलिए योग में कहा जाता है पूरक यानी सांस लेना, कुंभक रोकना, रेचक मतलब धीरे धीरे उसको निकालना। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी योग नहीं किया हो, मेडिटेशन नहीं किया हो, तो वो कैसे कर सकता है? वो फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए कि एकदम फ्रेश एक स्टूडेंट है जो ये सीखना चाहता है, तो उसको कैसे करना चाहिए कि वो ध्यान या मेडिटेशन वो कर सके? बिल्कुल, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, और बहुत बड़ा लक्ष्य साधने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। कि ऐसा नहीं कि हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं तो शुरू से ही हम सोचें कि हम 1 घंटा 2 घंटा योग करेंगे, बिल्कुल गलत है। आप सबसे पहले एक छोटी शुरुआत करें, क्योंकि एक लंबी यात्रा की शुरुआत हमेशा एक छोटे स्टेप से होती है। तो सबसे पहले अपने लिए 10 मिनट का समय निकालें, सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें। उन 10 मिनट में सबसे पहले अपने शरीर को साधने की कोशिश करें, और उससे भी ज़रूरी है कि आप जिस
आप जिस ज्ञान की तरफ, जिस विज्ञान की तरफ आप जा रहे हो, उसको पहले आप थियोरेटिकली समझो वो है क्या। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विदेशों में प्रचार प्रसार बहुत है, लोग बहुत योग, चाइना देख लो आप, अमेरिका देख लो, बाकी के आप देश देख लो, वहाँ पर योग में लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जबकि योग यहाँ से उठा है और यहाँ भारतीयों को इतना ज़्यादा, मतलब मैंने देखा नहीं है कि बहुत, मैं अगर देखूँ 100 में से कितने लोग आज की डेट में योग करते हैं, तो मेरे ख्याल से 100 में से 5 लोग हैं जो कि इंडिया में योग करते हैं। वो भी तब करते हैं जब उनको कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई परेशानी होती है। प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट क्योर ना, कहा भी जाता है। तो यही है कि मैं ये आपसे यही बोल रहा था कि कोई एक पहली बार अगर जो योग के साथ जुड़ना चाहता है, छोटा छोटा स्टेप ले, छोटा सा एक लक्ष्य साधे, 10 मिनट के लिए ध्यान को पहले लगाना सीखे, विचारों को कंट्रोल करना सीखे और हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करें। जब उसको इसी में देखिए मज़ा आने लगेगा, और जब मज़ा आने लगेगा उसके बाद आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाओगे नहीं, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि मन शांत कैसे हो। आप समझिए पैसे का स्ट्रेस है, जीवन का एक अलग स्ट्रेस है, और काम का स्ट्रेस है, रिश्तों का स्ट्रेस है। स्ट्रेस शब्द आज सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें तो कई बार आदमी बिना किसी कारण के भी एक स्ट्रेस में आ जाता है। तो हमारा ये भी सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि बाहर अगर सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी भीतर से जो हमारा मन है वो बेचैन रहता है, वो परेशान रहता है। तो इसका भी कुछ संबंध आपके ध्यान और योग से है? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। समुद्र में लहरें आती हैं, सुनामी आता है, ऊपर की लहरें उठती हुई दिखती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखती हैं, लेकिन अगर धरातल में जाओ तो एकदम समुद्र शांत रहता है। आप एक आइसबर्ग को देखो, जितना हिस्सा उसका ऊपर उठा हुआ है पानी के ऊपर वो दिखता है, लेकिन आइसबर्ग उतना नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा नीचे की तरफ है। तो जो दिखता है वो अलग चीज़ है, जो नीचे है वो ज़्यादा गहरी है। ऊपर से कई बार दिखता है कि हम बहुत शांत से हैं, हम बहुत शांत से हैं, और अंदर हमारे बहुत हलचल मची हुई है। तो देखिए होता क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ऊपर की बॉडी जो है वो अंदर का रिफ्लेक्शन है, कभी कभी होती भी है, लेकिन कुछ लोग, ये डिपेंड करता है हम पे कि हम हमारे अंदर कला क्या है। लेकिन आप कितना भी छुपाएं, अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा शांत हैं तो आप ऊपर से उतने ही ज़्यादा आप शांत होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से मजबूत कितने हैं, आप मजबूत गहरे कितने हैं, आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और वो जड़ें अगर आपको मजबूत करनी है तो योग से उत्तम साधन कोई नहीं है। अच्छा, जैसे आजकल क्या है कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण जो है वो सोचना है। तो आप समझिए कि क्या हमारा ये जो दिमाग है जी, वो लगातार सोचने का आदी हो गया है? बिल्कुल। देखिए दिमाग तो सोचेगा, दिमाग का काम उसका ही वही सोचना काम ही है, दिमाग का काम सोचना है। आप ये नहीं कह सकते हो, जिसका जो काम है वो तो करेगा। तो काम उसको मिला है वही काम वो करता है। लेकिन देखिए अति सर्वत्र वर्जित, कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप दिमाग को सोचने के लिए इतने स्टिमुलस दे दोगे, इतने रीजंस दे दोगे कि वो सोचते सोचते भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। और ये जो ओवरफ्लो होना है, इसी को एंग्जाइटी बोलते हैं, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं, कि एग्जॉस्ट हो गया है तो अब ओवरफ्लो हो रहा है, थॉट्स ओवरफ्लो हो रही हैं, लोग देखना शुरू कर रहे हैं, आपके चेहरे को देखकर लोग समझ रहे हैं कि आप स्ट्रेस में, ये ओवरफ्लो हो गया। ये तो पता चल जाता है। ओके, तो आप ये समझिए कि एक आदमी दिन भर ये सोचता रहता है कि कल क्या होगा जी, आज उसने क्या सोचा होगा, या फिर मेरे बारे में 4 लोग क्या सोच रहे होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, हो अगर सामने वाला नहीं भी सोच रहा है तो भी हमारे दिमाग में चलता है। इन सारी चीज़ों को क्या हम योग या ध्यान से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। योग सबसे उत्तम साधन है इसका। देखिए लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, और कई बार हम क्या करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, और कई बार हम आवेश में आकर वो बोल देते हैं जो हमको बोलना नहीं चाहिए। योग हमको एक सबसे जो मैंने उपलब्धि देखी है योग से, कि आप रिएक्टिव नहीं, आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हो। जैसे आपको कोई बात, आप किसी से कोई बात करना चाहते हो, लेकिन आप गुस्से में हो, आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आप उससे वो बात उस लहजे में करोगे कि उसको बुरी लग सकती है, आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। लेकिन वही बोलने से पहले अगर एक छोटा सा पॉज, वो इसीलिए शायद कबीर का
दोहा है कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव होने में यही डिफरेंस है। किसी ने कुछ कहा, आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, समझिए, सोचिए मुझे बोलना क्या है। एक छोटा सा पॉज कई बार एक इतने खतरनाक वाक्य को मुंह से निकलने से बचा देता है, जो कि आपके सारे रिलेशन, आपका सब किया धरे पे पानी फिर सकता है हाँ, एक वरना गलत वाक्य वो से। वही कहावत है ना कि कमान से निकला निकला तीर हुआ तीर और कभी मुंह से निकले मुंह वो से सब कभी निकली हुई वापस बात कभी वापस नहीं आते हैं। तो तभी देखिए, दोनों मैं एक खतरनाक होते एग्जांपल दूं हैं। आपको। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया युद्ध के मैदान में, और जब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, उसके बाद अर्जुन ने फिर पूछा था कि भगवान आपने युद्ध स्थल में मुझे कुछ अच्छे वचन बताए थे, मुझे ज़रा दोबारा बताएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। उन्होंने भी यही बात कही कि मुंह से निकली बात और चला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट है उसके पास जी, अपने लिए, वैसे कहा जाता है कि अपने लिए समय निकालना चाहिए, कोई व्यक्ति सिर्फ उसके पास 10 मिनट समय है कि वो अपने लिए निकाल सकता है, तो उस 10 मिनट में उसको क्या करना चाहिए कि उसको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाए? जी, देखिए, अगर सिर्फ 10 मिनट आपके, मैंने पहले ही बता दिया कि आप 10 मिनट से शुरुआत करें, तो 10 मिनट अगर आपके पास है तो ऐसा मान के करें चलें कि जैसे आपने खुद को अपॉइंटमेंट दिया है 10 मिनट का, और 10 मिनट में ही आपको जो करना है सो करना है। तो सबसे पहले तो 10 मिनट के में आप शुरू के 2 मिनट सिर्फ रिलैक्स हों, बॉडी को ढीला छोड़ें, मेंटली प्रिपेयर्ड हों, अपने सारे वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको दूर रखें अपने से, माइंड को सबसे पहले ईज आउट करें शुरू के 2 मिनट तक। उसके बाद अगले 5 मिनट तक आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दें। आपके विचार आएंगे, विचारों का एकदम तूफान आना शुरू हो जाएगा। आप किसी विचार को खोल के मत देखिए, लड़िए मत, जजमेंटल मत बनिए विचारों से। आप चुपचाप उन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखिए अपनी श्वासों पर। अपनी पूरी श्वासों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्वास वो सीढ़ी है जो शरीर और मन के बीच में सेतु का काम करती है। आप सांसों पे केंद्रित रहेंगे तो किसी विचार को आप खोल के नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जहाँ आपने विचार को खोल के देख लिया फंस जाएंगे आप उसी में। ब्लैक होल है वो एक तरह से। तो 5 मिनट तक आप अपना पूरा ध्यान लगाइए श्वासों पर, और बचे आपके पास 3 मिनट। 3 मिनट में आप हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम करें, बहुत लाइट से व्यायाम, जो कि आपके शरीर के जोड़ों को सिर्फ खोले। ओम का उच्चारण करें, या अपने इष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं, मतलब योग कोई किसी एक विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, उनका स्मरण करें, और इस प्रकार से आप 10 मिनट को पूरा करें। शुरू करके देखें ऐसे। सही बात है कि अब देखिए 10 मिनट अगर आपके पास है तो 10 मिनट का भी रास्ता इन्होंने बता दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे इन्होंने कहा कि गुरु का ध्यान करके, इन्हीं का सर का एक अवतार सिंह सर का एक यही वीडियो आप चला करके व्यायाम कर सकते हैं कि 10 मिनट का उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि 10 मिनट अगर आपने समय निकाला है पूरे 24 घंटे में से, तो उस 10 मिनट में आपके लिए एक मार्ग बता दिया कि इस 10 मिनट में थोड़ा सा समय खुद को दे करके अपने आप को स्वस्थ रखने का पहला कदम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करें, एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हर उम्र के लोगों के जीवन से जुड़ा है और वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं कि हमारा यह पॉडकास्ट भी लोग मोबाइल पे ही देखेंगे। तो क्या ये जो मोबाइल है, ये हमारे जो मन की शांति है उसको क्या प्रभावित कर रहा है? हमारे मन को और मन की जो सोच है या मन की जो शांति है उसको प्रभावित कर रहा है ये मोबाइल फ़ोन? देखिए, मोबाइल और टेक्नोलॉजी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये हानिकारक है या गलत है। टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, मोबाइल भी एक टेक्नोलॉजी, उत्तम टेक्नोलॉजी है। लेकिन बात वही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप मोबाइल में पूरी तरीके से आप उसको अनकंट्रोलेबल वे में यूज़ करना शुरू कर दोगे, आप सोच के देखो, आप खुश हैं तो आप मोबाइल उठा लेते हो, आप टेंशन में हो तो आप मोबाइल उठा लेते हो, आप अगर अकेले फील कर रहे हो, लोनलीनेस है, तो आप मोबाइल उठा लेते हो। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब आप मोबाइल नहीं उठाते हो? तो यानी कि आपको स्क्रीन को देखने का जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, कितने देर तक आप बिना स्क्रीन के रह सकते हो, वो धीरे धीरे कम। हमने रीजंस बना लिए हैं। जैसे एक शराबी है, उससे आप पूछो कि आप शराब कब पीते हो, तो कहेगा जब मैं दुखी होता हूँ तब शराब पीता हूँ, जब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ तब शराब पीता तो हूँ। मैं चीयर्स करता हुआ शराब पीता हूँ, जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि चलो शराब पी ली जाए।
तो मतलब उसके पास रीजंस हैं। स्मोकर के पास सिगरेट पीने के, शराबी के पास शराब पीने के, इसी तरह एक मोबाइल को यूज़ करने के लिए भी बहुत सारे रीजंस लोगों ने बना लिए हैं। यहाँ तक कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हम मोबाइल को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे अंदर घबराहट पैदा होने लग जाती है, एक बेचैनी सी पैदा होने लग जाती है कि इस दौरान किसी का कॉल तो नहीं आया, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, दुनिया कहीं रुक तो नहीं गई। हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं तो कभी आपका मोबाइल अगर बज भी नहीं रहा हो तो भी आपको ये फील होता है कि अरे मेरा मोबाइल बज रहा है। बिल्कुल सही, ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही। तो क्या अब हमें एक ऐसा समय आ रहा है कि अब हमें खुद को डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है? देखिए, डिजिटल कह सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल को एकदम यूज़ करना ही छोड़ दें, इस नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो को यूज़ पॉसिबल ही करना नहीं छोड़ है दें। क्योंकि आजकल हाँ, हम इतना डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये डिपेंड नहीं हो है। गए हैं। हाँ, ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ को देखिए आप झटके से नहीं छोड़ सकते, और वो छोड़ना गलत होता है, क्योंकि किसी चीज़ को आप रोकोगे जितना और प्रबल वेग से वो आता है। पानी का बहाव पाइप में बह रहा है, पाइप को थोड़ा सा दबाओगे तो और तेज़ी से प्रेशर आएगा। से वो जाता है। तो रोको मत उसको, धीरे धीरे घटने दो उसको। वो जो परिस्थितियां हैं जो आपको उसकी तरफ लेके जा रही हैं, पहले उस परिस्थितियों पे कंट्रोल करो। जैसे आप अपना नोटिफिकेशन, जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं मोबाइल पे, उन ऐप्स को धीरे धीरे, अनवांटेड ऐप्स को आप धीरे धीरे रेस्ट्रिक्टेड कर दो, कम कर दो। आपका जो स्क्रीनिंग टाइम है धीरे धीरे उसको कम कर दो। आप धीरे धीरे जब ये करने लग जाओगे, और सुबह उठ के एक अच्छी आदत डालो कि आपको शुरुआत सुबह की कैसे करनी है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लो, आप एकदम से मत छोड़ो। आपको खुद पता है इस समय कि आपके मोबाइल में कितने ऐप्स ऐसे हैं जो अनवांटेड हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन बार बार आ रही हैं। अनवांटेड को सबसे पहले आप प्रायोरिटी सेट करो, जो मेन है उनको रखो, धीरे धीरे उनमें से प्रायोरिटी, 5 दिन हफ्ता भर हो गया, आप सीख गए उन अनवांटेड ऐप्स के बिना रहना। फिर उसके बाद जो बाकी के ऐप्स बचे हैं उसमें से प्रायोरिटी देखो कि अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, उनको कम करो ग्रेजुअली, ऐसे करते जाओ। अचानक से अचानक मत करो, नहीं करना अचानक कोई चाहिए। चीज़ नहीं रोकी जाती। अभी मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ जी, मगर उसके बाद भी नींद नहीं आती है, जबकि ये कहा जाता है कि अगर आप अपना एक दिन में अगर आप प्रॉपर फिजिकल वर्क कर लिया तो आपको नींद आ जाएगी। मगर बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, मैं एकदम थका हुआ हूँ, फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, उसका विचार आपका मानसिक अशांति है। मानसिक अशांति, जैसे साइंस में भी कहा जाता है कि आपकी सारी फिजिकल बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का नाम आपने सुना होगा, यहाँ से शुरू होती है सारी बीमारियां आपकी, यहीं से शुरू होती है। आप एक ठंडे कमरे में बैठे हो, एसी चिल्ड कमरा है, गुंजाइश ही नहीं कि आपको पसीना आए या आप हाँफने लग जाए। पसीना कब आता है, हाँफते कब है, जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं, फिजिकल बॉडी को। एकदम से आपके सामने एक फ़ोन पे या स्क्रीन पे या कोई एक मैसेज आया, कोई भी ख़राब मैसेज हो सकता है, उसको सुनते ही, देखते ही, पढ़ते ही आपका एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो गई, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आप सोच के देखो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, एक विचार से। जो विचार आया या वो न्यूज़ आया, वो न्यूज़ ने आपको मानसिक रूप से अशांत कर दिया। तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं बिस्तर पे जाकर सीधा निढाल होकर लेट गया हूँ लेकिन मुझे नींद फिर भी नहीं आती है, क्यों? क्योंकि मेरा मन जो है वो अशांत है, मेरे विचार जो हैं वो चल रहे हैं। देखिए, सोते हुए भी विचार चलते रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सो गया हूँ तो मेरे विचार भी सो गए, नहीं, वो सपनों के रूप में आएंगे। क्योंकि हमारे सपने क्या होते हैं, हमारा मन कहाँ तक जाता है, हमारा मन वहाँ तक जाता है जो चीज़ें हमने लाइफ में देखी हुई होती हैं। तो मन कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि विचार आपके शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि आप विचारों को कितना खोल खोल के देख रहे हो। रात में सोने से पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगले दिन क्या, कौन सी प्लानिंग करने वाला हूँ, या मतलब आप उन स्ट्रेस और टेंशन वाले फैक्टर्स को खोल के बैठ गए, कैसे आप सो पाओगे, आप बताओ। हाँ, तो ये सही बात है। तो इसके लिए आप रात में सोने से पहले किन आदतों से बचना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थके हुए नींद नहीं आ रही है, मगर जिनको नींद आ रही है उनके लिए भी आप एक सलाह कि भाई कोई ऐसी चीज़ न करे जिसके वजह से उनकी रात की नींद प्रभावित हो, नींद ही ना आए या फिर रात में नींद खुल जाए अचानक से, उसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, रात में सोने से पहले सबसे
कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। रात को बहुत पेट भर के अगर हम खाएंगे तो होता क्या है कि उस समय कफ सक्रिय होता है। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है ना, वात पित्त कफ 3 दोष हैं शरीर के। वो 3 दोष नहीं, 3 शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों को अगर आप गलत प्रपोर्शन, गलत रेशियो में अगर आप यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वो दोष बन जाते हैं, इसलिए त्रिदोष बन जाते हैं। वात का समय होता है रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। पित्त का समय होता है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। और कफ का समय होता है 4 बजे से शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। कफ पृथ्वी तत्व है, भारी तत्व है, ठीक है। हम रात को जब डिनर करते हैं, डिनर का जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो कफ एलिमेंट होता है। वो उस समय आपके शरीर में भारीपन बढ़ाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि देखिए वात किससे बना है? वायु और आकाश से। 5 तत्वों से शरीर बना है, उसमें से वायु और आकाश से आपका वात बना है। वात क्या करता है? जैसे हवा की नेचर क्या होता है? गति प्रदान करते हैं। तो इसी तरह शरीर में हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स काम कर रहे हैं, उसमें गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन की, सांस की, ऊर्जा की, तो वो वात से निर्भर करता है। देन उसके बाद पित्त होता है जिसमें अग्नि तत्व होता है। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होता है। पित्त यानी अग्नि तत्व प्रबल है तो आप जो खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर रात में सोने से पहले सबसे पहले तो हम अल्पाहारी हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन से हट जाएं। कुछ एक हम समय निर्धारित कर लें कि सोने से कम आधा घंटा पहले हम हर चीज़ को स्विच ऑफ वाले मोड में ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप सही समय पे सोएं, सही समय पे सोएं और मन में एक शांति भाव के साथ सोएं। आप अपने आप से एक रिजोल्यूशन लें, जैसे कहते हैं ना, रिजोल्यूशन होता है पॉजिटिव रिजोल्यूशन। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन। हो सके तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें, हो सके तो थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम कर लें। और उसके बाद जब आप सोएंगे तो मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छी आदतों में आप शामिल कर लें तो आपको नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। एक आजकल हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ, मुझे लोगों की बातें दिल पे लग जाती हैं जी। तो ये जो गुस्सा है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ योग में ऐसा कोई माध्यम है या ऐसा कोई तरीका है कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रोध जो है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसको समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा विकार है शरीर का। जैसे कहते हैं नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शरीर के विकार हैं। बाकी के जो विकार हैं उससे आप क्या करते हैं? आप दूसरों का नुकसान कर सकते हो। लेकिन क्रोध एक ऐसा विकार है, एक ऐसा शत्रु है जो कि सिर्फ दूसरों का नहीं, आपका खुद का भी नुकसान करता है। जब आप क्रोधित होते हैं, आप सोचो आपके शरीर के अंदर जो कार्टिसोल हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। कार्टिसोल जब बढ़ेगा तो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाता है, बॉडी रिस्पॉन्स उसमें आ जाती है। आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ग्लूकोज का सिक्रीशन बढ़ जाता है शरीर में। और अगर वही स्थिति लंबे समय तक बने रहे तो आप धीरे धीरे डायबिटिक हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं आप एंगर से, आपके स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से आपको डायबिटीज़ होता है। वो ज़माने गए जब लोग कहते थे कि मीठा खाते हैं तो डायबिटीज़ होता है। आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो, ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़, और कुछ लोगों से पूछो तो कहेंगे हम तो फीकी चाय पीते हैं, हम तो मीठा खाते ही नहीं है, तो भी कैसे हो रहा है? तो वो स्ट्रेस है। तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। और क्रोध को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा, आपको पॉज लेना सीखना होगा, आपको रिस्पॉन्सिव बनना होगा, आपको रिएक्टिव बनने से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगी है, आपके आवेश को वो बढ़ा रही है, रुक जाइए, एक गहरी सांस लें। जैसे प्राणायाम में हम गहरी सांस लेते हैं, सांस को छोड़िए, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का पॉज लीजिए, उसके बाद बोलिए। देखिए, जो चीज़ होने वाली थी उस फ्लो को अगर आपने एकदम से रोक दिया, अब जो निकलेगा वो थोड़ा सा रिफाइंड होकर निकलेगा, इंजरी कम करेगा वो। तो इसलिए योग के द्वारा वो संभव है, क्योंकि योग में हम जब ध्यान लगाते हैं, ये ध्यान की ही कुछ स्टेजेस हैं कि सांसों पे नियंत्रण, डीप ब्रेथ लेना, कंट्रोल करना अपने इमोशंस पे, विचारों के साथ
जो है वो जुड़ाव ना करके विचारों को साक्षी भाव से देखना, ये सब तो देखिए योग से ही आता है, प्रैक्टिस उसी से आती है। मेरा जो अगला सवाल था उसका आपने उत्तर पहले ही दे दिया जी मेरा अगला सवाल यही था कि अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा जी तो महीनों तक उस बात को लेकर के बैठे रहते हैं, हमारे मन में चलता रहता है कि उसने मुझे कैसे कह दिया, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। इसका सब जो जवाब वो आपने पहले दे दिया नहीं, कि इसका एक जवाब और है, मैं हम्म। बहुत अच्छा जवाब है इसका, कि आपको कभी किसी ने कुछ बुरा कह दिया, वो पास्ट था, वो निकल गया, अब आपके सामने क्या है, आपका प्रेजेंट और प्रेजेंट है फ्यूचर। फ्यूचर है। आप अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो? उसके लिए बहुत अच्छा एक आभूषण बताया है जो कि एक क्षत्रिय के पास होना चाहिए, एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए, एक सार्थक व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो है क्षमा, फॉरगिवनेस, फॉरगेट एंड फॉरगिव। देखिए, क्षमा करना सबसे उत्तम उपाय है अगर आप अपने क्रोध पे विजय प्राप्त करना चाहते हो। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे जो गलत बात बोली थी वो जस्टिफाइड है, वो मतलब नहीं है इसका। क्षमा करने का मतलब होता है कि मैं आपकी कही हुई बात का हैंगओवर जो है लेकर क्या अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब करना चाहता हूँ? नहीं। अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं उस बात को हावी नहीं रखना चाहता हूँ कि हैंगओवर की तरह वो रहे मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर पे, तो उसे भूल जाना अच्छा है। तो इसलिए फॉरगिवनेस सबसे उत्तम साधन बेस्ट है। क्योर है, बिल्कुल, बेस्ट सबसे अच्छा क्योर है। आजकल आप समझ रहे हैं कि एक कंपटीशन का बहुत जमाना आ गया है जी पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं बच्चों के पढ़ाई को लेकर के, उनमें ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा कंपटीशन में टॉप करे या टॉप 5 में आए, ऐसा बहुत रहता है। जी तो क्या पेरेंट्स ही बच्चों को एक स्ट्रेस दे रहे हैं, और क्या बच्चों को भी मेडिटेशन करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से अगर है तो गलत नहीं है, बट वही मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। देखिए, बच्चों का सक्सेस इस पे नहीं निर्धारित है कि उनके मार्क्स कितने आए हैं, उनका ग्रेड कितना आया है और उन्होंने कंपटीशन कितने अच्छे नंबरों से क्रैक कर लिया है। वो सक्सेस फैक्टर नहीं है, वो पैमाना नहीं है बच्चों के सफल होने का। पेरेंट्स ने आजकल वही पैमाने को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है मार्क्स को लेकर, रैंकिंग को लेकर, तो वो खुद भी स्ट्रेसफुल रहते हैं, बच्चों के सामने भी एक लक्ष्य वो रख देते हैं। बच्चा कई बार देखिए, हम जितने मैच्योर हैं, बच्चों का माइंड उतना मैच्योर नहीं होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही वो लेवल नहीं अटेन होता है, बच्चों को लगता है कि ये दुनिया का बस अंत है, इसके बाद और कोई आगे रास्ता नहीं है। हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जब सक्सेस मिले तब आपको कैसे रिएक्ट करना है, जब आपको फेलियर मिले तो आपको उसे हैंडल कैसे करना है। तो देखिए, इसमें भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, दुखेशु अनदिग्नमा सुखेशु विगत स्प्रह वीतराग भय क्रोधा स्थितिथिर मुनिरुच्यते। यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, जो दुखों में पूरी तरीके से हतोत्साहित नहीं होता है और खुशी मिलने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर उछलने नहीं लग जाता है, अपने राग भय और क्रोध को कंट्रोल रखता है। राग भय और क्रोध, देखिए राग लगाव होगा, लगाव किसी चीज़ से हुआ, वो वस्तु मिल गई तो आपको क्या होगा, खोने का भय, और अगर नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो राग भय और क्रोध तीनों चीज़ों से अलग रहता है, तो वो स्टेबल माइंड का होता है। तो बच्चों में अगर यही हम धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ाएं बच्चों को, कि बच्चों को पता होना चाहिए कि बेटा सक्सेस मिली तो उसका ये फ़ायदा है, फेलियर मिली तो उसमें भी, क्योंकि देखिए सक्सेस आपको देके जाएगा कॉन्फिडेंस, फेलियर देके जाएगा एक्सपीरियंस। तो इसीलिए कहा जाता है फेलियर्स आर ऑफन योर बेस्ट टीचर्स। और बच्चों को अगर हम ये इस तरीके की शिक्षा देकर तैयार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आजकल ये जो हर बोर्ड के एग्ज़ाम आने के बाद और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, तो सुसाइड, ये सब जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब अगर हो रहे हैं, ये घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। परवरिश, ये एक तरह से मैं कहता हूँ, ये कुरिकुलम में आपके जो एजुकेशनल सिस्टम में कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि बच्चों को ये हैंडल करना आना चाहिए और उसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो ये मैं कहूँगा कि हाँ, बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन बच्चों का जो मेडिटेशन होता है वो बहुत ही उनको मतलब एक पनिशमेंट के तौर पे या उनको एक लक्ष्य के तौर पे वैसे नहीं सिखा के, उनको एक आराम से, जैसे कि उनको ग्रेटिट्यूड क्या होता है, साइलेंस क्या होता है,
एक अलग टेक्निक होती है बच्चों को मेडिटेशन। हमने जैसे समर कैंप शुरू किया था। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या कुछ बच्चों से भी आपका जी, इस बार इंटरेक्शन जैसे हुआ है? समर कैंप, समर में 1 महीने का बच्चों के पास गैप होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि चलो अब बच्चों को कहीं घुमाने ले जाओ, चलो वो भी अच्छा है, वो रिक्रिएशन ये सब करना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें जैसे हमने समर कैंप शुरू किया था, तो पहली बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि देखें 5 साल से लेकर अगर 18 साल के बच्चे अगर योग की तरफ आ रहे हैं तो क्या वो एक सज़ा के तौर पे कर रहे हैं कि मज़े के तौर पे कर रहे हैं। तो मतलब उस तरीके से हमने उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था कि बच्चों को हमने गीता के कुछ श्लोक समझाए, कंठस्थ हुए उनको, उसके बाद उसका मतलब वो समझे। बच्चों ने आसन किए, मज़े मज़े में किए, बच्चों ने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन भी तरीके से किया। ग्रेटिट्यूड उनके अंदर कैसे, साइलेंस कैसे अच्छा है, साइलेंस का क्या फ़ायदा है। जब बच्चे मेडिटेशन करते हैं ना, आप उनके चेहरे को देखा करो, एक वास्तविक मुस्कान अंदर चेहरे पे दिखती है उनके, जो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं कहता हूँ एक लाइट मेडिटेशन इस तरह का बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स का, जो जॉब करते हैं। वो सबसे पहले उनको जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस का वर्क प्रेशर, फिर डेडलाइंस, फिर बॉस का अलग प्रेशर रहता है। बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस का एक उनका अलग प्रेशर रहता है। तो ये जो प्रेशर है, हम दिन भर तो आपने प्रेशर ले लिया, उस प्रेशर को घर पे लेके ना जाए, उसके लिए मतलब कोई ऐसा माध्यम या कोई ऐसी चीज़ बताइए कि वो जो प्रेशर है जो दिन भर हमने झेला है वो घर पे ना आए, ताकि उससे हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो भी प्रभावित हो। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं आती है। मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में था, मैं हमेशा अपने जो कोलिग्स थे, मेरे जो टीम के लोग थे, उनको मैं बोलता था प्रेशर से कभी परफॉर्मेंस नहीं आता है। प्रेशर नेवर इक्वल्स टू परफॉर्मेंस। प्रेशर से सिर्फ खाना बनता है। प्रेशर से कभी परफॉर्मेंस नहीं आता। प्रेशर पे काम करेंगे आप तो कभी भी आपका रिजल्ट हो ही नहीं सकता। आपके जो एक्शंस हैं वो आपके अफेक्टेड हो जाएंगे। अब रही बात कि उस प्रेशर को हम कैसे घर तक ना लाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप अपना लैपटॉप बंद करते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि बस जो करना था मैंने कर दिया। हैंगओवर मत रखें। घर पहुंचने के बीच में एक ट्रांजिशन रखें, यानी आपका ऑफिस और घर के बीच में अगर दूरी है, आधा घंटा लगता है, 15 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, उस समय को आप मिस यूटिलाइज ना करें ये करके कि आप ऑफिस के ही टॉपिक्स पे सोचते हुए घर जा रहे हैं। जो 8 घंटे में आप नहीं कर पाए, आप अगले 15 मिनट में क्या कर लोगे, आप सोच के देखो। आप 8 घंटे ऑफिस में बैठे थे, जो काम आप 8 घंटे में नहीं कर पाए, आधा घंटा जो ट्रांजिशन टाइम है ऑफिस से घर तक पहुंचने में, आप आधे घंटे में क्या उखाड़ लोगे आप, है ना। सही बात है। हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, घर तक पहुंचते पहुंचते हम उस समय को सोचते हैं सदुपयोग कर रहे हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी। हमारा मूड अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो ट्रांजिशन टाइम में आप उस हैंगओवर से बाहर निकलिए। आप सोचते जाइए कि अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या कंस्ट्रक्टिव करना है। सोचना शुरू करो अपने बच्चों के बारे में, सोचना शुरू करो अपने पार्टनर के बारे में, सोचना शुरू करो अपने माता पिता के बारे में, सोचना शुरू करो कि मतलब क्या मुझे घर जाकर मैं कैसे उनको सरप्राइज कर सकता हूँ, एक अच्छे मूड के साथ जाऊँ। अगर आप वो टाइम वैसे गुजारोगे और घर पे आओगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका वो समय का सदुपयोग और उसका फ़ायदा। तो ऑफिस में जो लोग वर्क करते हैं जी, वो घंटों, आजकल स्पेशली जो आईटी फील्ड में है, वो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 6 या 7 बजे तक लगातार उनको बैठना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, 10-10 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है, तो अगर वो 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं जी, अगर वो करते हैं, तो क्या उनका जो प्रोडक्टिव वर्क है उसमें कुछ इन्हांसमेंट होगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें कुछ सुधार हो सकता है? देखिए बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल को पूरा दिन यूज़ करते हो, ऑफिस में बैठे बैठे बीच बीच में रिचार्ज नहीं करते हो क्या? करते हो ना। तो जो 5 मिनट 10 मिनट आप रिचार्ज करते हो, उसमें ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 8 से 10 घंटे ऑफिस में गुजार रहे हो और बीच में अगर आप थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट हो, आंखें बंद करके मे बी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आप थोड़े से सेल्फ एनालिसिस करो, थोड़ा सा रिचार्ज हो। आपके जो 10 मिनट आप यूज़ करोगे उसमें ऑफिसेज़ में होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये सेशंस ब्रेक होना चाहिए, जैसे टी ब्रेक होता है, जैसे लंच ब्रेक होता है। ये नया एक कंसेप्ट आना चाहिए कि आप शांति का एक ब्रेक रखो।
खुद से कनेक्ट करने का ब्रेक रखो, 15 मिनट दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो 15 मिनट आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, बचे हुआ जो घंटे होंगे जो आप ऑफिस के लिए बचे होंगे, उस घंटों की प्रोडक्टिविटी 1.5 गुना बढ़ जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि रिचार्ज होने के बाद हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। ओके, फैटिगनेस नहीं आती है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल वो सही है कि अगर आप 10 मिनट अपनी बॉडी को रेस्ट दे देंगे, अपनी आंखों को रेस्ट दे देंगे, और स्पेशली जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसको आप रेस्ट दे देंगे, तो शायद आपको बैठने में आपके जो पोस्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जो जनरली आजकल बहुत लोगों को इशू हो रहा है कि डॉक्टर ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने कमर में बेल्ट बांध के बैठिए। तो ये इसीलिए होता है कि आप 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, आप हिलते नहीं हैं, और वर्क प्रेशर इतना है कि आप अपनी चेयर से उठ नहीं सकते। पानी पीने भी जाते हैं तो 2 मिनट के लिए पानी पिया, उसके बाद आके बैठ गए। नहीं, पानी के लिए भी बोतल रखी, अब तो बोतल भी आ गई है, पिया वहीं पर। वही। तो अब अपने पॉडकास्ट में अब हम आखिरी पार्ट जो है उसमें हम आ गए हैं। तो हम आपसे एक थोड़ा सा रैपिड फायर वाला पार्ट है ये हमारा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी उसका आंसर देना होगा। अच्छा। कि हाँ, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि सुबह का योग या शाम का योग? ऑब्वियसली सुबह का योग। सुबह का योग ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह की एक अच्छी शुरुआत होती है। आप अपनी जो चारों तरफ आपकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके साथ आप कनेक्ट इस्टेब्लिश कर पाते हो। आपका ध्यान, मेडिटेशन, हर चीज़ आपका अच्छा होता है। सुबह का योग उत्तम। मेडिटेशन या प्राणायाम, दोनों में से क्या ज़्यादा बेहतर है? देखिए, प्राणायाम जो है वो मेडिटेशन करने की एक सीढ़ी है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेडिटेशन बिना प्राणायाम के, तो बिना प्राणायाम के मेडिटेशन आप हो नहीं सकता है। सांसों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तब तक आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बिना मेडिटेशन के, बिना प्राणायाम के मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। ओके। तीसरा, शांति या सफलता? देखिए, ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा जो आपकी शांति छीन ले। मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया। मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ, ये सवाल इसीलिए था कि ये इससे आपके माध्यम से लोग समझें कि भाई हर एक चीज़ के लिए अगर आप सफलता के पीछे भागेंगे तो आपकी जो मानसिक शांति है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का कि आप खुद आप मीठा ना खा पा रहे हो, आप शुगर की दवा खा रहे हो, आपके पास पैसे बहुत हैं और घर में स्वीट्स की लाइन लगी पड़ी है, मगर आप उसको खा नहीं सकते। देखिए, ईश्वर ने जो आपको प्रकृति ने दिया है, आप अगर उसको भोग नहीं पा रहे हो, आपके पास इतना पैसा है, आपका वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ है, लेकिन उसको पहनने के लिए आपके पास शरीर वैसा नहीं जो वो सूट करे उन कपड़ों को। तो ऐसे वार्डरोब में महंगे कपड़ों का क्या फ़ायदा? आपके पास अनाज से और अच्छे पकवानों से, व्यंजनों से घर भरा पड़ा है, फ्रिज भरा पड़ा है, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? इसीलिए वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा वेल्दी है जो हेल्दी है। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। फोर्थ है कि अकेले मेडिटेशन करना सही है या फिर ग्रुप के साथ जो हम ध्यान लगाते हैं वो? देखिए, अकेले सही शुरुआत अकेले से करनी चाहिए। इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ अकेले या सिर्फ ग्रुप में। शुरुआत करनी चाहिए अकेले से। अकेले आपका कनेक्ट इस्टेब्लिश होगा धीरे धीरे। बाद में जब आप ग्रुप में करोगे तो आपके थॉट्स, विचार बहुत ज़्यादा भटकेंगे नहीं, आप उनको कंट्रोल करना सीख जाओगे। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि एनीवन कैन फाइंड पीस इन पीस, बट अ वाइज इज वन हु कैन फाइंड पीस इन टर्ब्यूलेंस। यानी कि शांति आपको शांति में ही है। सब कुछ शांत है, उसमें शांति ढूंढोगे तो शांति मिल ही जाएगी। लेकिन कला यही है कि जब चारों तरफ कोलाहल मचा हो तब आपका मन शांत कितना है, तब आप। तो ग्रुप मेडिटेशन वही होता है, आपको मोटिवेशन देता है, आपको कंपटीशन देता है। तो दोनों ज़रूरी हैं। शुरुआत करो आप आइसोलेशन से और उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप, दोनों ज़रूरी हैं। ओके। अगला है कि एक ख़राब आदत जिसे आज की जनरेशन को छोड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो हमारे लिए मानसिक और शारीरिक। जी, मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दो। ये तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में देखते हुए। स्क्रीन टाइम एक अच्छी आदत जिसे हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। देखिए, पास्ट के हैंगओवर के साथ मत जियो। मतलब जो बीत गया है उसको अपने दिमाग में जगह मत दो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ मत जियो। अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को देखो। अगला है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? स्वास्थ्य, पैसा या शांति? स्वास्थ्य, पैसा या शांति? अच्छा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए स्वास्थ्य, हाँ। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप पैसा कमा लोगे। मैंने वही कहा ना, अभी आपने कहा सफलता ज़रूरी है, शांति, तो मैंने कहा ऐसी शांति का क्या मतलब, जो अब पैसा ज़रूरी है बट पैसा उस कॉस्ट पे आए जिसमें आपका स्वास्थ्य कंप्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी शांति कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। शांति, आप शांत जंगल में जाकर बैठे हुए हो, लेकिन आपका जो गृहस्थ जीवन है वो उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, आपके बच्चे जो हैं उनको फाइनेंशियल अभाव है, पत्नी जो है उसको आप सुख नहीं दे पा रहे हो, है ना, तो फ़ायदा क्या है ऐसी शांति का। तो मैं कहूँगा स्वास्थ्य लो। स्वास्थ्य मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य पहले आता है, मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका है, शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप आएगा, तो स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और एक ऐसी चीज़ जो आप ये लोगों को बताना चाहेंगे कि आज के समय में जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, वो जी। सबके लिए अप्लाई होता है। देखिए आज के समय में जो हमको समझना चाहिए वो ये कि हमको खुद को सुधारना चाहिए। आज की डेट में क्या है ना, हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने घर वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जब घर में रहते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने ऑफिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने कंपनी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, व्यवस्था को क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप क्रिटिसिज्म से भरे हुए हो। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है, आप लोगों को सुधार नहीं सकते हो। आप क्या बदलाव ला सकते हो? आप बदलाव तब ला सकते हो जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। आप एक छोटा सा रोल मॉडल बन के तो करो, अपने अंदर के उस संग्राम को जीतो सबसे पहले, जो आपके हर दिन आप सुबह से उठते हो, आपके मन और बुद्धि के बीच में संग्राम शुरू हो जाता है। आप उस संग्राम पे विजय प्राप्त करना सीखो, आप अपनी बुद्धि को प्रबल बनाओ। यही मैं कहूँगा कि सबसे पहले अपने बुद्धि को प्रबल बनाओ, और वो पॉसिबल है जब ज्ञान नाम की टॉनिक से उसे पोषित करो। ओके। अब इस पॉडकास्ट में सबसे आखिरी सवाल जो है, क्योंकि पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था वो परिवार को लेकर के ही था, संतानहीनता पे था, तो हम ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि अगर हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, और क्या आपके सेंटर में लोग ऐसे भी आते हैं कि पति पत्नी आते हों, क्योंकि दोनों का एक मानसिक शांति रहने से परिवार में शांति बनेगी। बिल्कुल। तो उन दोनों लोगों को अगर वो आते हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी कपल आता है हमारे पास, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अगर अच्छी करनी है तो दो चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ किचन को शेयर करो। हस्बैंड वाइफ दोनों किचन में अपनी बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। किसी को एक ना लगे कि भाई आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो क्यों ऐसा होता है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो लेडी है या फीमेल है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन है। आप जाकर कुछ मदद करो। आप एक अच्छे कुक नहीं हो सकते हो, बट अच्छे हेल्पर हो सकते हो, हेल्पिंग हैंड दो। दूसरा, जब आप साथ में जिम करते हो, साथ में जॉगिंग करते हो, साथ में योग करते हो, तो भी आप साथ में करो। आप करके देखो, आपके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने अक्सर कपल्स को योग करते हुए देखा है, उनका ध्यान हमेशा अपने दूसरे पार्टनर की तरफ रहता है कि वो गलत तो नहीं कर रहा है, अपनी चिंता से ज़्यादा। और ये फीलिंग जब दूसरा सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके अंदर और श्रद्धा बढ़ जाती है और प्यार बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर बॉन्डिंग बढ़ानी है तो आप जिम को या योग को साथ में शेयर करो, किचन के साथ साथ। ठीक है। बस अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए भी समस्या हो जाएगी कि आप लोग, इतना समय नहीं है कि आप इसको पूरा देख सकेंगे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको अवतार सिंह जी का जो योगा वेलनेस सेंटर है, जहाँ पे लोगों को योग सिखा रहे हैं, लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में, तो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और सारी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने मन को शांत करने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग इस समय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये ट्रेन कर रहे हैं, और समर कैंप में बच्चों को भी ट्रेन किया है। तो इन्हीं सब आशाओं के साथ आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, मानसिक शांति एक ऐसे स्तर पर जाए कि आपको मन से एक प्रसन्नता हो। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे सर, कि आप आए, आपने इस पॉडकास्ट में लोगों को बताया, लोगों को समझाया, और इन्हीं के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो और सुखी हो, समृद्ध हो।
क्योंकि योग भारत से ही निकला है। आज योग दिवस मनाया जा रहा है, वो भारत के कारण ही मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद बोलेंगे उन्हें कि उन्होंने इसको एक स्तर पर ले गए और पूरे विश्व में आज योग एक अलग अलग ही स्तर पर चल रहा है। हर जगह योग का नाम है, लोग इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, जो एक बहुत ज़रूरी है।